आतंकजीत सिंह साहब, एक चीज ये बताइए आतंकजीत सिंह साहब, कि कहीं ना कहीं आपको वसुंधरा राजे जिस तरह से पहले एक पोस्टर ली हुई थी कि मतलब जीरो टॉलरेंस, कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, मुझे बार बार क्यों मालूम नहीं, मेरा अंश ये कहता है कि वो ललित मोदी कनेक्शन जो है वो कहीं ना कहीं इनको कॉम्प्रोमाइज करने के लिए या बैकआउट करने के लिए क्या। एक दूसरा, एक और इससे रिलेटेड प्रश्न है, और खास करके जो यूपी में रहते हैं, अब बहुत से लोगों का ये कहना है कि जिस तरह से मोदी जी चेंज कर रहे हैं उसमें शायद अब नंबर क्या योगी जी का भी आने की संभावना है। नमस्कार अनुवर्धन जी। जहां तक वसुंधरा राजे की बात है, उनकी दो डिसएडवांटेजेस हैं। एक तो वो महिला हैं और दूसरी वो अपनी बात कहने से परहेज नहीं करती हैं, और तीसरी उन्होंने अशोक गहलोत की सरकार बताई जब सचिन पायलट को लेकर रिजॉर्ट पॉलिटिक्स चल रही थी। तो ये तमाम चीजें जो हैं, ये अमित शाह मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स को अपोज करती हैं, उनके रोड़े अटकाती हैं, और इसी वजह से वो वसुंधरा राजे के फेवर में ना 2018 में थे, जबकि जग जाहिर बात है कि वसुंधरा राजे के नाराज होने की वजह से ही बीजेपी जो है राजस्थान में इलेक्शन हारी थी। अशोक गहलोत की सरकार बचाने में भी वसुंधरा राजे का पूरा योगदान था, और जिसमें जादूगर की उपाधि मिली अशोक गहलोत को। और ये भी कहा जा रहा था कि जिस तरीके से 29 एमएलए उनके जीत के बीजेपी की टिकट पे आए हैं, 15 इंडिपेंडेंट में 10 इंडिपेंडेंट उन्होंने अपने पैसे खर्च करके अपना कैंपेन, उनको मतलब उन्होंने जो 60 रैलियां की उसमें उन इंडिपेंडेंट्स के लिए भी उन्होंने पूरा सपोर्ट उठाने की कोशिश की, और वो 10 जो उनके इंडिपेंडेंट एमएलए वो भी उनके साथ हैं। 70 की लिस्ट लेके वो बैठी हुई थी। तमाम तरीके से वहां पे लाइजनिंग चल रही थी। 3 तारीख को इलेक्शन की अनाउंसमेंट होने के बाद 10 तारीख को बीजेपी ने ही कहा था कि 10 तारीख तक हम लोग जो है किसानों के कर्जे मध्य प्रदेश में माफ कर देंगे, पर सीएम उनका उस टाइम तक बना नहीं था। राजस्थान में 10 तारीख का वादा था कि आपको जो है तमाम स्कीमों को हम 10 तारीख तक इम्प्लीमेंट कर देंगे। आज 12 तारीख हो गई, अभी तक सीएम पोस्ट पे अनाउंसमेंट जो है अब जाके उन्होंने की है। सुनने में यह भी आ रहा है कि डिप्टी सीएम के लिए शायद दिया कुमारी का नाम जो है वो क्लियर हो चुका है। तो जिस तरीके की सोशल इंजीनियरिंग की बात ये मोदी सरकार करती है, ये तो सिर्फ एक छलावा है। एक ओबीसी सीएम बनाने से, एक राष्ट्रपति को, एक एसटी कैंडिडेट को राष्ट्रपति बनाने से, या एक ब्राह्मण को राजस्थान का सीएम बनाने से, तो क्या आप पूरे ब्राह्मणों को अपना वोट बैंक ले लेंगे? या एक ओबीसी मध्य प्रदेश का सीएम बनाने से तो क्या आपकी सोशल इंजीनियरिंग और सोशल जस्टिस की बात कंप्लीट हो जाती है? रिजर्वेशन के नाम पे ये सरकार जो है वो चुप है, नौकरियां अरेंज कराने के नाम पे सरकार चुप है। तो बहुत सारी चीजें असल में क्या है, अगर हम बीजेपी के कार्यकाल को देखें और बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग के नाम पे इलेक्शनरिंग को देखें, तो ये कहते जो हैं वो करते नहीं। अब जो मोहन यादव साहब हैं, इनके तमाम तरह के वीडियोस जो हैं वो ट्विटर पे और बाकी सोशल मीडिया चैनल्स पे आ रहे हैं, जिसमें वो गाली गलौज करते पाए जा रहे हैं। उसके बाद आपने देखा जो मुकुंद, इनके बाल मुकुंद थे, हवा महल के एमएलए, और तुरंत जैसे ही जीते इलेक्शन उसके बाद उन्होंने कहा ये ठेले जो बिरयानी बेच रहे हैं और जो मीट का काम कर रहे हैं इनको यहाँ से निकालो। उसमें तमाम तरीके से उनपे एफआईआर भी हो गई। तो जिस तरीके की ये योगी स्टाइल पॉलिटिक्स, योगी स्टाइल पॉलिटिक्स मतलब कि आप एक ही समुदाय के लोगों को टारगेट करें, लाइमलाइट में आए, हिंदुत्व के नाम पे अपना समर्थन जुटाएं और एक हो हल्ला क्रिएट करें। ये सब चीजें जो है हॉगवॉश है। ये सब आपको दिखाया जाता है कि आपको मैनिपुलेट किया जाता है कि आप एक तरफ नजर करें, और पीछे से कहते हैं ना, चोर जो है वो आपको पहले इस तरीके से मैनिपुलेट करता है, एक तरफ आपका अटेंशन डाइवर्ट करता है और दूसरी तरीके से वो चोरी करके ले जाता है। छत्तीसगढ़ राजस्थान में जीत का जो सबसे बड़ा फायदा है वो किसको जाएगा? आप भी जानते हैं, वो अदानी साहब को जाएगा। सारी कोल फील्ड्स के प्रोजेक्ट्स, सारे पावर जनरेशन के प्रोजेक्ट्स, सारे माइनिंग के प्रोजेक्ट्स वहां जो रुके हुए हैं वो सब अदानी साहब को मिल जाएंगे। अदानी मोदी जी की सरकार है ये, और जहां जहां अदानी के इंटरेस्ट को आप हर्ट करेंगे वहां वहां ये सरकार वचबद्ध हो जाएगी, या तो आपको जेल में डाल देगी और या आपके पीछे पड़ जाएगी ईडी सीबीआई आईटी को लेके। तो ये तो एक प्रो कैपिटलिस्ट पार्टी है जो गवर्नमेंट है, और ये आपको दिखाती है कि हम राम भक्त हैं और हम हिंदुत्व सोच के हैं, पर असल में इनकी जो इंजीनियरिंग है वो सिर्फ कैपिटल के नाम पे है। कुछ ही चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाने के लिए इस देश के सारे संसाधनों को बेचने की एक ये डीप स्टेट साजिश है। उसको आप कुछ भी कर लें, अपने सामने ये किसी को खड़ा नहीं होने देंगे। शिवराज चौहान अगर चौथी बार सीएम बन जाते तो अगले दावेदार तो प्रधानमंत्री के वही थे,
और योगी भी, अगर आदित्यनाथ भी तीसरी बार सीएम यूपी के बन जाते हैं तो वो भी एक बड़ा जो है वो पुटअप कर सकते हैं ऑपोजिशन मोदी जी की तीसरी बार पीएम बनने की। तो जाहिर सी बात है कि एक बार 2024 का अगर इलेक्शन हो जाए तो 2027 में योगी आदित्यनाथ को तीसरी बार सीएम बनने की कवायद बीजेपी करेगी। हो सकता है इलेक्शन में उनके नाम से जाए, और इलेक्शन के बाद बहुत जाहिर सी बात है कि उनको तीसरी बार सीएम नहीं बनने देगी, क्योंकि मोदी जी अपने सामने किसी को खड़ा नहीं होने देना चाहते। और मोदी और अमित शाह की पॉलिटिक्स यही है कि दो ही लोग पूरी पार्टी को कंट्रोल कर रहे हैं, और जब कहते हैं ना कि जब द वेव टर्न्स, सो आपको पता लग जाएगा कि नंगा कौन नहा रहा था। तो जब ये वेव टर्न होगी तो बीजेपी का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। जो इन्होंने अभी तक काम किए हैं, जो भी आरएसएस ने अभी तक अपने आप को दिखाया है, मुझे लगता है आने वाले समय में अगर बीजेपी एक इलेक्शन हारती है तो उसका सारा श्रेय मोदी और अमित शाह को जाना चाहिए। ये पार्टी डूबेगी तो इन्हीं दोनों लोगों की वजह से डूबेगी, ऐसा मेरा मानना है। जी आतंकी सर, आरएसएस का जिक्र आया। बीते कुछ समय से चर्चा इस बात को भी लेकर के हो रही थी, जब मोदी जी आरएसएस मुख्यालय नहीं जाते थे तो कहा जाता था कि जो है बहुत अच्छा संतुलन नहीं है। लेकिन अब जब इन तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों का जैसा जिक्र हो रहा है, अभी सुधीर सर भी कह रहे हैं कि आरएसएस पटकथा लिख रहा है, तो क्या अब आरएसएस, और चूंकि आरएसएस ने मोदी के लिए भी ये बात कही थी, प्रधानमंत्री के लिए, कि आपके चेहरे पर चुनाव जीत पाना संभव अब नहीं है, तो क्या आरएसएस के उस तेवर के बाद मोदी शाह में और आरएसएस में एक पैचअप दिखाई देने लगा है? और अगर पैचअप दिखाई देने लगा है तो ये पैचअप लोकसभा चुनाव 2024 के लिहाज से अगर देखा जाए तो कितना इंपॉर्टेंट? देखिए, इसमें दो तीन कॉम्प्लिकेटेड इश्यूज हैं। पहला इशू तो ये है कि जिस इलेक्शन में आप शिवराज चौहान के साथ मध्य प्रदेश में गए, लाडली बहना योजना, अभी तक कल तक तो यही कहा जा रहा था कि लाडली बहना योजना में 1250 रुपए 1.25 करोड़ महिलाओं को जो देने की शुरुआत की, उसकी वजह से शिवराज चौहान और कृषि संबंधित क्षेत्रों में जहां जहां उन्होंने रिफॉर्म्स किए, आपने देखा वीट प्रोडक्शन में पंजाब से आगे निकल गई मध्य प्रदेश। स्टेट एजेंसीज हैं जो खरीदारी करती हैं, उनके जो खरीदारी है वो गाँव-गाँव लेके जाई गई, और बहुत सारी इरिगेशन के रिफॉर्म्स जिसमें 300 लाख हेक्टेयर में फसल का होना। तो किसान जो था मध्य प्रदेश का, वो शिवराज चौहान के उसमें खुश था, और जो चीजें पहले नहीं हो रही थी वो होना शुरू हुई। तो ऐसा क्या हुआ कि शिवराज चौहान को उनको निकालना पड़ा। इसी तरह राजस्थान में आपने देखा कि महिला अधिनियम लाके पार्लियामेंट की शुरुआत में ही कहा गया 33% रिजर्वेशन फॉर वुमेन, और राजस्थान में शायद 3 या 4 कैंडिडेट्स को ही लड़वाया गया। अब उसमें से जो महिला सीएम बनाने का चांस था बीजेपी ने, वो भी गवा दिया, डिप्टी सीएम दिया कुमारी को बनाया गया। तो जो प्रोजेक्ट्स मोदी जी लाते हैं, चाहे वो डिमोनेटाइजेशन का हो, चाहे वो जीएसटी इम्प्लीमेंटेशन का हो, या उनके स्टेट सीएम लाडली बहना योजना हो, किसानों को 3100-3200 रुपए धान की कीमत देने की बात हो, या जनधन अकाउंट्स की बात हो, या 80 करोड़ लोगों को राशन देने की बात हो, या किसान सम्मान निधि हो, एक चीज तो क्लियर होगी कि इससे फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5.5% से ज्यादा बढ़ता है। और WHO को कमिटमेंट है भारत सरकार की कि हम 5% से नीचे फिस्कल डेफिसिट मेंटेन करेंगे। तो होता क्या है, दूसरे के कंधे पे रख के बंदूक चलाई जाती है। शिवराज चौहान से कहा जाता है कि कैसे तैसे करके तुम ये इलेक्शन जीतो, और जैसे ही वो इलेक्शन जीत जाते हैं वो उनको हटा देंगे, दूसरा सीएम ले आएंगे। जब दूसरा सीएम ले आएंगे तो वो अपने तरीके से काम करेगा। तो जितने भी स्टेट फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाने वाली या स्टेट के राजस्व को कम करने वाली स्कीमें होंगी, सबसे पहले वो सीएम आके उनको कम कर देगा। तो उस पर इल्जाम भी नहीं रहेगा क्योंकि उस स्कीम उसने लॉन्च नहीं की थी। आपने देखा राजस्थान में किस तरीके से चिरंजीवी योजना की वेबसाइट को बंद कर दिया गया, जबकि 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज मिल रहा था। तो पब्लिक को एक तरफ तो राम नाम, आरएसएस का डिसिप्लिन, आरएसएस का बूथ मैनेजमेंट, आरएसएस की विचारधारा, उसके द्वारा उनको प्रभावित किया जाता है, और दूसरी तरफ उनके नीचे से ही कालीन खींच लिया जाता है। अब बात यह भी आती है कि मध्य प्रदेश में जब शिवराज चौहान इतनी ताकत रखते हैं और उनके राज्य में सब लोग 18 साढ़े 18 साल, कोई कंप्लेंट नहीं थी, तो क्या उनके चीफ मिनिस्टर ना बनने से अब वो इनकम्बेंट सीएम हैं, तो क्या वो लोकसभा इलेक्शन क्योंकि 4 महीने 6 महीने बाद हैं, क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल में मैच जीतने के बाद फाइनल में टीमें मैच हार जाती हैं, तो क्या वो नुकसान पहुंचा सकेंगे? वसुंधरा राजे जिनके पास 70 एमएलए की लिस्ट है, वो आज भी उनके लॉयल हैं, तो क्या वसुंधरा राजे के सीएम ना बनने से अशोक गहलोत या उनकी टीम को या इंडिया अलायंस को बूस्ट मिलेगा?
क्या वो इलेक्शन बीजेपी उसमें 25 सीटें अपनी निकाल पाएगी कि नहीं निकाल पाएगी? तो और छत्तीसगढ़ में जिस तरीके से आपने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग करके उन्होंने ट्राइबल तो पहले भी सीएम थे उसमें, बघेल साहब, तो ट्राइबल को सीएम बना दिया, तो क्या उससे सोशल इंजीनियरिंग कंप्लीट हो गई? क्या सबको न्याय मिल गया? क्या सोशल जस्टिस मिल गया? क्या गरीबी हट गई? क्या किसानों की इनकम जो है वो दुगनी हो गई? क्या 15-15 लाख रुपए सबके अकाउंट में आ गए? आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, महंगाई के नाम पे सब पे त्राही है। यूपी के इलेक्शन में 2022 में योगी महाराज ने कहा था कि हम इलेक्शन जीतते हैं तो होली दिवाली पे सिलेंडर फ्री देंगे। दिवाली निकल गई, होली आने वाली है। आप ही बता दीजिए पिछले 1.5 साल में कितने लोगों को फ्री सिलेंडर मिला? कितने लोगों की आय जो किसानों की थी वो दुगनी हो गई? क्या अजय मिश्रा टैनी का जो उन्होंने 4 किसानों और 1 मीडिया कर्मी की हत्या करवाई थी अपने बेटे द्वारा, क्या इंसाफ मिल गया? तो सब लंबित मुद्दे हैं, सब वहीं के वहीं खड़े हैं। तो होता क्या है, इलेक्शन में वोट डालना, इलेक्शन जीतना और इलेक्शन के बाद आपके आचरण क्या है, आप क्या करना चाहते हैं? जय श्री राम के उद्घोषण से अगर पार्लियामेंट चल सकती तो फिर जरूरत ही नहीं थी आपको नई पार्लियामेंट बनाने की। तब तो आप टेंट लगा के कहीं बैठ जाते, जय श्री राम को उद्घोषण करते और काम चल पड़ता। पर क्योंकि आपको पैसा चाहिए, आपको ठेकेदारों के थ्रू काम चाहिए, आप जब इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, आप अपने कुलीग पे तो इल्जाम लगा देते हैं कि 2 करोड़ की सड़क जो है 200 करोड़ में बनी। ये आप नहीं बताते कि सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में 22,000 करोड़ रुपए खर्च करने की जरूरत क्या थी, जब आप एमएसपी पे किसानों को पैसा नहीं दे सकते, 2 करोड़ रोजगार नहीं दे सकते। तो कोई भी मुद्दा सॉल्व नहीं हुआ है, रिजॉल्व नहीं हुआ है, मुद्दे वहीं के वहीं खड़े हैं। पर पब्लिक में और मीडिया में एक तरह का नरेशन बना दिया गया है कि ये अमित शाह और मोदी की जो टीम है वो अजय है, कुछ भी हो जाए इस देश में वोट इन्हीं को मिलेगा। तो ये जो नरेशन बीजेपी के जो आला कमान जो है ये बनाने की कोशिश कर रही है, ये कोई नई बात नहीं है, ये इंदिरा गांधी के समय में भी हुआ था। तो क्या इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री रही थी? 77 में इमरजेंसी के बाद उनको पब्लिक ने वोट आउट कर दिया था। उसके बाद 1980 में इलेक्शन जीती थी, तो 84 में क्योंकि उनका असैसिनेशन हो गया था इसलिए उनके बेटे को फायदा मिला उसका। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि ये नरेशंस चला करते हैं, कितने आए कितने गए, पर अगर ये सरकार पब्लिक को उसका जो नेचुरल उसको जो चाहिए, चाहे वो नौकरी का मामला हो, अनएम्प्लॉयमेंट का मामला हो, महंगाई का मामला हो, सोशल जस्टिस का मामला हो, अगर वो ग्राउंड पे काम करती नहीं दिखेगी तो चाहे कोई आ जाए तो वो इलेक्शन नहीं जीत पाएगा। और जहां तक योगी आदित्यनाथ की बात है, तीसरी टर्म में अगर मान लीजिए मध्य प्रदेश और राजस्थान में जो लोग फ्रंट पे काम कर रहे थे, जो फ्रंट से लीड कर रहे थे, अगर उनको सीएम नहीं बनाया गया तो क्या 2027 की योगी आदित्यनाथ वेट करेंगे? 2024 के इलेक्शन में आप रिजल्ट देख लीजिएगा, आप देख लीजिएगा फूलपुर में क्या होता है, आप देख लीजिएगा बनारस में क्या होता है। अगर योगी आदित्यनाथ चाहें और अपना हाथ पीछे कर लें तो बीजेपी 60 या 40 सीटें भी नहीं जीत सकती। तो ये डर तो बीजेपी को हमेशा सताएगा कि जो काम वो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में कर रहे हैं, जो उनके बाकी इनकम्बेंट सीएम है वो उनको देख रहे हैं, और अगर उनको अपना हश्र भी ऐसा नजर आएगा तो फिर ये बीजेपी नहीं रहेगी। ये कब साफ हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा, मेरा ऐसा मानना है। आतम जी सर, चलते चलते अंतिम सवाल आपसे। सर, मुद्दे की बात जब हो रही थी तो 2014 में अगर हम देखें तो युवा, बेरोजगारी, महंगाई टाइप के मुद्दों पर चुनाव लड़ा गया। नतीजा ये हुआ कि सत्ता परिवर्तन हुआ। 2019 में चुनाव पुलवामा के नाम पर लड़ा गया। सत्ता जो है फिर से दोबारा सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अब 2024 का इलेक्शन, क्या मुद्दे आपको दिख रहे हैं जिन पर ये चुनाव होंगे? क्योंकि जातिगत समीकरण तो साफ-साफ दिख गए कि किस तरीके से साध लिए गए, और एक बहुत बड़ा मुद्दा जो विपक्ष का था उस पर कहीं न कहीं उसको खत्म करने का काम भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। अब क्या किसानों की बात जिस तरीके से भाजपा करती है, क्या इस चुनाव में किसान मुद्दा होंगे, या फिर राम मंदिर पर ही सारा चुनाव लड़ा जाएगा? जैसा अभी डॉक्टर सुधीर कह रहे थे कि बस वही वोटर्स के जो वोटर वाला केमिकल है उसमें राम नाम का एक रसायन और मिला दिया जाएगा और एक प्रोडक्ट जो बनेगा वो हैट्रिक उसका नाम होगा। तो कुछ उस तरीके का माहौल दिख रहा है, या फिर क्या, या मुद्दे में कुछ और भी चीजें दिख रही हैं आपको? देखिए, प्रोफेसर राजीव गुप्ता की बात को बढ़ाते हुए कहता हूँ, जिन्होंने राम रसायन की बात की वो बिल्कुल सच है, और वही हमको दिखाया जा रहा है। वोटर को सिर्फ राम रसायन के नाम पर, हिंदुत्व के नाम पर, फिरका परस्ती के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर एक तरीके से ध्रुवीकरण है कि 80% तो छोड़िए, 50% वोट हमारा कहीं नहीं गया। हम कुछ भी कर लें, हमारी कितनी भी स्कीमें फ्लॉप हो जाएं, हम डेवलपमेंट एजेंडा पे बात करें ना करें, हम किसानों की आय दुगनी करें ना करें, हम 80 करोड़ लोगों को राशन
कह दें कि हमने बांट दिया, बांटे ना बांटे, हमें कोई सवाल पूछने वाला नहीं है, क्योंकि हम हिंदू हृदय सम्राट बन चुके हैं। बात यह है कि आप 2024 के एजेंडे की बात की, 2024 का एजेंडा अदानी की कामयाबी और नाकामयाबी पे डिपेंडेंट है, क्योंकि ये सरकार ने अपने सारे कार्ड जो हैं वो अदानी के ऊपर डाल दिए हैं। अब अदानी की जो ग्रुप कंपनीज हैं, चाहे वो पोर्ट्स का काम हो, एयरपोर्ट्स का काम हो, बंदरगाहों के अलावा उनके जो बिजली मैन्युफैक्चरिंग का काम हो, आपका कोल इंपोर्ट का काम हो, अगर देश में इंडस्ट्रियलाइजेशन स्लो डाउन होगी तो जाहिर सी बात है कि कोयले का इंपोर्ट कम होगा। अब ये कल ही की खबर मैं आपको बता रहा हूं कि कोयले के इंपोर्ट में 20% का गिरावट आई है। पावर जनरेशन कंपनीज को, क्योंकि पावर जनरेट हो रही है पर उसकी जो डिमांड है वो कम हो गई है, इसलिए पावर जनरेशन कंपनीज पैसा कम बना रही हैं। तेल के इंपोर्ट में आयात में कमी आई है, क्योंकि जो है डोमेस्टिक प्रोडक्शन जो है वो थोड़ी सी बड़ी भी है और कुछ तेल की डिमांड भी कम हुई है। तो जब नेचुरल स्लो डाउन होता है तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड कंपनीज होती हैं उनका COGR कम हो जाता है, या उनका कहें तो उनका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है। और इस सरकार ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट इस तरीके से करी है और अपने सारे जो कार्ड्स हैं वो इस तरीके से बिखरे हैं कि वो सिर्फ अदानी पे डिपेंडेंट है, कि अदानी की कंपनी अगर अच्छा नहीं करेगी और अगर मान लीजिए वो 50 लाख या 60 लाख जॉब जनरेट नहीं कर पाएगी और 10-20 हजार जॉब्स पे रह जाएगी और उसकी कंपनी एक्सपैंड नहीं करेगी, तो फिर इंडिया इनकॉर्पोरेशन आगे कैसे चलेगा? GDP पे डिपेंडेंट है हम, 5 ट्रिलियन इकोनॉमी पे डिपेंडेंट है, और 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए आपको सिर्फ 1% लोगों के को अमीर बनाने की जरूरत है। अगर वो अमीर नहीं बनेंगे तो हम 5 ट्रिलियन इकोनॉमी नहीं बनेंगे, और अगर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बन भी गए तो उसके बावजूद अनएम्प्लॉयमेंट आपको बढ़ी हुई मिलेगी। सामाजिक न्याय के नाम पर लोग अभी भी फ्री राशन पा रहे होंगे, बच्चों की एजुकेशन और महंगी हो जाएगी। KG to PG का जो फॉर्मूला इंडिया अलायंस ने दिया है वो अलायंस कभी भी कामयाब नहीं होगा। आपने देखा है कि बीजेपी के राज में यूनिवर्सिटीज के ग्रांट्स, PhD के प्रोग्राम्स, कॉलेजेस बंद हुए हैं, मतलब कॉलेजेस बढ़े नहीं है, कॉलेजेस कम हुए हैं। प्राइमरी एजुकेशन बढ़ी नहीं है, प्राइमरी एजुकेशन कम हुई है। लॉकडाउन पे लोगों का पलायन हुआ है, उसके बाद उनके लाइफस्टाइल बिल्कुल बदल गए हैं। तो अगर आप सारी बातों का समावेश करेंगे तो जो आपको दिखाया जा रहा है कि इंडिया डेवलप हो रहा है और इंडिया में जो है वो हम जो है 3rd बिगेस्ट GDP कंट्री बन जाएंगे, हम 3rd बिगेस्ट GDP तो बन जाएंगे, पर उसका दारोमदार सिर्फ या 2 या 3 लोगों पे होगा। जो बाकी की लाइफस्टाइल है, हमारे और आपके लाइफस्टाइल में या हमारे और आपकी ग्रोथ में कोई बदलाव नहीं आएगा, और हमसे नीचे पायदान पे जो आदमी खड़ा है वो सिवाय फ्री राशन पाने के और मोदी जी के आगे भिक्षा मांगने के और किसी लायक नहीं रह जाएगा। तो मेरा कहना यही है कि पब्लिक को जाग जाना चाहिए और समझ जाना चाहिए कि जब जब फांसीवाद आता है, जब जब फैसिज्म आता है, इसी इंडस्ट्रियलाइजेशन के नाम पर, ग्लोबलाइजेशन के नाम पर, वॉर के नाम पर लोगों को बेवकूफ बनाया जाता है। पर आप कुछ समय तक ही उसको कामयाब कर सकते हैं। कुछ समय बाद जब उसकी पोल खुलेगी, जब लोगों को समझ में आ जाएगा, तो वो अपने आप कह देंगे कि भाई देखिए सबसे बड़ा फासिस्ट तो हिटलर हुआ, एंड में रिजल्ट क्या हुआ? उसने अपने आप को गोली मार ली, क्योंकि जो उसने प्रॉमिसेस किए और जो वो भाषण देके लोगों को कहता था कि भाई हमारी सबसे बड़ी आर्मी है, हम पूरे यूरोप पे राज करेंगे, जब उसको देखा कि जब उसका सपना टूटता नजर आया तो उसने अपने आप को गोली मार ली। तो यही कहना मेरा है कि ये सब झूठ के पुलिंदे हैं। झूठ के पुलिंदे पे आप राजनीति 10 साल कर सकते हैं, 15 साल कर सकते हैं, पर जब आप देखेंगे कि एक सामान्य आदमी के लाइफस्टाइल में चेंज नहीं आया और कुछ बदलाव नहीं हुआ, तो वो जाहिर सी बात है वो आपको दोबारा वोट नहीं देगा। तो ये 10 साल चल गया है, अगर 5 साल और चल पाया, जबकि मुझे लगता है ऐसा नहीं चलना चाहिए, चल पाया तो बड़ी मुश्किल से रहेंगेगा, और उसके बाद आपको इस ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स का, मोदी शाह ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स कभी अगले 25 साल के लिए नजर नहीं आएगी। मेरा ऐसा मानना है।